हेलो स्टूडेंट्स। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मॉडल सिलेक्शन क्राइटेरिया को लेकर। और छोटा सा टॉपिक है ये। क्वेश्चंस इसमें से पूछ लिया जाता है। तो हमारे पास 4 क्राइटेरिया बेसिकली हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करते हैं कि जब भी किसी मॉडल को सिलेक्ट करना है, दिस इज़ मॉडल सिलेक्शन क्राइटेरिया। इसमें क्या रहेगा, हमें जब भी किसी भी मॉडल को सिलेक्ट करना है तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव मॉडल्स को कंपेयर करना पड़ता है। बहुत सारे मॉडल्स होते हैं स्टूडेंट्स, उन मॉडल्स को हमें क्या करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है। लेकिन जो कंपेयर करते हैं वो किस बेस पे करेंगे कि जो फोरकास्टिंग एफिशिएंसी क्या है किसी भी मॉडल की, उससे कितना फोरकास्टिंग एफिशिएंसी क्या है किसी भी मॉडल की। यदि हम किसी मॉडल को लेते हैं तो वो मॉडल किस तरह से हमारे फोरकास्टिंग पर्पस को पूरा करता है, उस हिसाब से हम मॉडल को चूज़ करते हैं कंपेयर करके। तो जब फोरकास्टिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 चीज़ें क्लियर हैं कि एक हमें इन सैम्पल फोरकास्टिंग को देखना होता है, दूसरा हमें देखना होता है आउट सैम्पल फोरकास्टिंग को। जो इन सैम्पलिंग फोरकास्टिंग होती है बेसिकली ये क्या करती है, इन सैम्पलिंग फोरकास्टिंग का जो मेन पर्पस रहता है ये करती है कि हाउ द चूजन मॉडल फिट्स द डेटा इन अ गिवन सैम्पल। यानी कि इन सैम्पल फोरकास्टिंग में क्या है कि आपके पास है डेटा गिवन है, इस गिवन डेटा पे किस तरह से आप एक मॉडल को सेट करते हैं, ये प्रोसेस कहलाई जाती है इन सैम्पल फोरकास्टिंग। कि आपको डेटा गिवन है, इस गिवन डेटा पे आपको किसी मॉडल को सेट करना है, तो दिस इज नोन एज इन सैम्पल फोरकास्टिंग। दूसरा है आउट ऑफ सैम्पल फोरकास्टिंग। आउट ऑफ सैम्पल फोरकास्टिंग क्या करेगा, ये डिटरमाइन करेगा कि जो आपने मॉडल फिट किया है वो मॉडल किस तरह से फोरकास्ट करता है फ्यूचर वैल्यू को। यानी कि आपने जो आउट ऑफ सैम्पल फोरकास्ट है वो नेक्स्ट स्टेप है इन सैम्पल फोरकास्टिंग का। इन सैम्पल फोरकास्टिंग में आपने गिवन डेटा पर एक मॉडल सेट कर दिया। अब आउट ऑफ सैम्पल फोरकास्टिंग क्या करेगी, इस गिवन मॉडल पर जो आपने मॉडल सेट किया है, इस मॉडल से ये डिटरमाइन करेगी कि ये जो मॉडल है आपका, ये मॉडल किस तरह से फोरकास्ट करता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ द रिग्रेसेंड गिवन द वैल्यूज ऑफ द रिग्रेसर। यानी कि ये था आपका फंक्शन y इज इक्वल टू बी नोट b1 xi, है ना, प्लस म्यू आई। ये था आपके पास, ये क्या थे, आपके रिग्रेसर थे और ये आपका क्या था, रिग्रेसेंड था। तो जो आउट ऑफ सैम्पल फोरकास्टिंग है ये क्या करता है, आउट ऑफ सैम्पल फोरकास्टिंग डिटरमाइन करता है कि जो मॉडल आपने सेट किया है, ये जो मॉडल है ये किस तरह से फोरकास्ट करता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ द y गिवन द वैल्यूज ऑफ द x। तो ये 2 प्रोसेस आपको ध्यान रखनी है कि ये किस तरह से जब भी आप किसी भी मॉडल में कंपेयर करते हो और किसी भी मॉडल को अपने एस्टिमेशन के लिए सिलेक्ट करते हो, तो आपको ये देखना होता है कि ये जो मॉडल्स हैं ये इन सैम्पल फोरकास्ट कर रहे हैं या फिर इन सैम्पल आउट ऑफ सैम्पलिंग फोरकास्ट भी इसके साथ साथ कर रहे हैं। यदि कोई मॉडल सिर्फ इन सैम्पल फोरकास्टिंग कर देता है, आउट ऑफ सैम्पलिंग फोरकास्टिंग नहीं कर पाता है, तो वो अपने आप में एक कंप्लीट मॉडल या ज़्यादा एफिशिएंट मॉडल नहीं माना जाता है। कोई भी जब मॉडल सिलेक्शन के लिए चूज़ किया जाता है तो उसमें देखा जाता है कि क्या उस मॉडल के द्वारा ये दोनों तरह के क्राइटेरिया, ये दोनों तरह की फोरकास्टिंग, यानी ये पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो रहा है या नहीं। कौन सा काम, कि एक तो मॉडल को सेट करना है गिवन डेटा पे, फिर उस मॉडल से की हेल्प से डिटरमाइन करना है कि क्या फ्यूचर वैल्यू होगी y की जब आपके रिग्रेसर गिवन है। तो इस तरह से हमें बेसिकली इन स्टेप्स को
देखने के लिए और इससे रिलेटेड हमारे जो टॉपिक में हम 4 मॉडल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मॉडल है, देखो बच्चे, इट्स जस्ट आई कैन से कि आपको इसको सिर्फ याद रखना पड़ेगा इस टॉपिक का। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस तरह से समझाऊँ आपके माइंड में ये सेट हो जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा आपको इसमें अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इन चीज़ों को थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा। 1-2 मॉडल तो थोड़ा ऐसा है, बहुत छोटे मॉडल हैं, इट्स जस्ट फॉर 15 मिनट्स लेक्चर। 2 मॉडल फिर भी आप इजीली समझ रहे होंगे इसमें, लेकिन 2 मॉडल ऐसे होंगे जिसको आपको सिर्फ लर्न करना होगा। तो यदि मैं पहले बात करती हूँ फर्स्ट मॉडल की, तो ये कहता है दिस मॉडल इज़ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर जो मॉडल है वो क्या बताता है, कहता है कि जो आर स्क्वायर, ओके पहले मैं बता देती हूँ कौन कौन से मॉडल हम पढ़ेंगे। आर स्क्वायर, फिर हम बात करेंगे एडजस्टेड आर स्क्वायर की, उसके बाद हम बात करेंगे बच्चे एकाइक इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ एकाइक इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया, और फिर हम बात करेंगे सेवार्स इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया, SIC। ये 4 मॉडल हम यहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ने जा रहे हैं। इन मॉडल में बच्चे जो आपका ये फर्स्ट मॉडल है, ये जो मॉडल है फर्स्ट वाला, इस मॉडल को छोड़कर बाकी जो सारे के सारे मॉडल हैं, ये मॉडल्स में पेनल्टी भी होती है। पेनल्टी क्या होती है मैं बताती हूँ आपको। इन सभी मॉडल में क्या पाई जाती है, पेनल्टी पाई जाती है। ये हमारे 4 मॉडल हैं। जब इन 4 मॉडल्स को हम सिलेक्ट करने की बात करते हैं तो हम ट्रेड ऑफ की बात करते हैं। ट्रेड ऑफ बिटवीन गुडनेस टू फिट एंड नंबर ऑफ रिग्रेसर। नंबर ऑफ रिग्रेसर, जैसे जैसे रिग्रेसर का नंबर बढ़ेगा तो जो कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, आपका मॉडल कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। तो ये कहता है कि कोई भी मॉडल है, यदि वो उसमें ट्रेड ऑफ उनके में किसी हर एक मॉडल में ट्रेड ऑफ पाया जाता है, किसके बीच में, गुडनेस टू फिट एंड नंबर ऑफ रिग्रेसर। यदि वो गुडनेस टू फिट होगा तो उसका मतलब उसमें रिग्रेसर्स के नंबर हैं वो कम है, और यदि वो उसमें वो गुडनेस टू फिट नहीं है तो इसका मतलब उसमें रिग्रेसर के नंबर ज़्यादा है। रिग्रेसर क्या है, रिग्रेसर आपका सैंपल है, ये है ना आपका रिग्रेसर X1, यानी कि जो आप सैंपल कलेक्ट करते हैं। यदि आपने सैंपल का साइज बढ़ा दिया तो समझो आपका मॉडल कॉम्प्लेक्स हो गया, और आपका मॉडल कॉम्प्लेक्स हो गया तो गुडनेस टू फिट की पॉसिबिलिटी, यानी गिवन डेटा पे मॉडल को सेट करने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। यदि आपने रिग्रेसर को बढ़ा दिया तो गुडनेस टू फिट कम हो जाएगा। यदि रिग्रेसर कम होंगे तो आपका मॉडल गुडनेस टू फिट साबित होगा। तो ये जो हमने 4 मॉडल पढ़ने हैं बच्चे, इन 4 मॉडल में जो आर स्क्वायर है उसमें तो हम किसी एक्स्ट्रा रिग्रेसर को इसको इंक्लूड नहीं करते, गिवन पे ही हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं और देख लेते हैं कि मॉडल ठीक है या नहीं, हमारी फोरकास्टिंग के उपयुक्त है या नहीं। बट बाकी जो मॉडल्स हैं, आर स्क्वायर का एडजस्टेड फॉर्म हो गया, AIC एंड SIC, इसमें रिग्रेसर्स को बढ़ाया जाता है। तो रिग्रेसर को यदि बढ़ाते हैं तो आपको पेनल्टी लगानी पड़ेगी ताकि आप उसको कंपनसेट कर सके। जो रिग्रेसर आपने बढ़ाए हैं उन रिग्रेसर्स को आप एस्टिमेशन के टाइम उस पर पेनल्टी लगा दोगे, पेनल्टी लगने से आप उनको कंपनसेट कर देंगे। तो इसलिए इन 3 मॉडल्स में आपको पेनल्टी लगानी पड़ेगी। अब हम मॉडल की बात करें, यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है। अब यदि मॉडल की बात करें तो सबसे पहला मॉडल जो रहेगा वो रहेगा आर स्क्वायर का। आर स्क्वायर जो मॉडल है बच्चे, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये होता है 1 - RSS अपॉन में टोटल सम ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे ये 1 है, RSS है रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। क्योंकि आपने जो भी मॉडल आप सिलेक्ट करेंगे, सभी मॉडल्स का जो एम होगा वो जो रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर को मिनिमाइज करना होगा। तो ये आर स्क्वायर जो रहेगा आपका, ये आर स्क्वायर को एस्टिमेट किया जाएगा 1 - RSS एंड TSS। और जो आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी ना बच्चे, वो लाई करेगी 0 और 1 के बीच में।
0 और 1 के बीच में। आर स्केयर जितना ज़्यादा 1 के पास जाता चला जाएगा, उसका मतलब क्या होगा, यदि आर स्केयर 1 ही आता है तो इसका मतलब है कि आपका RSS एंड TSS क्या है, दोनों क्या हो जाते हैं, कट ऑफ हो जाते हैं, 0 बन जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल सम ऑफ स्केयर है आपका और रेजिडुअल सम ऑफ स्केयर है वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं। यानी कि आप अपने मॉडल के जो रेजिडुअल्स हैं उनको क्या कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो। कोई भी रेजिडुअल सम ऑफ स्केयर यहाँ पर बहुत मिनिमाइज हो गया है, बिल्कुल 0 पे आ गया है। वो जो टोटल जो आपको सम ऑफ स्केयर एक्सप्लेन करना था वो, और जो रेजिडुअल सम ऑफ स्केयर था वो आपका टोटल कंप्लीट हो चुका है और आर स्केयर की वैल्यू आपकी 1 आ चुकी है। तो आप जब भी आप किसी मॉडल को लेते हैं तो उस मॉडल में से आप RSS निकाल लेंगे, TSS निकाल लेंगे और आर स्केयर के इस फॉर्मूला में उसको रखेंगे। और यदि आर स्केयर आपका 1 आ जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि आपका वो मॉडल पूरी तरह से स्टेबल है, आप उस मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। यदि मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं बच्चे, इसमें एक एग्जाम्पल से समझाऊं, जैसे हम कहें कि हमारे यहाँ पर टीचर्स की इनकम कॉलेज में 2012 में इतनी थी, 13 में इतनी थी, 14 में इतनी थी, 15 में इतनी थी। तो इस तरह से करते करते हम एक फोरकास्ट कर देते हैं कि आने वाले 2025 में इनकम ये होगी। यानी कि हमने फोरकास्टिंग की, फोरकास्टिंग में हमने कहा कि इनकम 2025 में होगी फॉर एग्जाम्पल 10,000। ठीक है, ये हमने एस्टिमेट किस हिसाब से लगाया, मीन वैल्यू निकाल के लगाया कि हमारी जो लास्ट के 10 साल में इनकम किस रेट पे बढ़ रही है, उस हिसाब से हमने ये एस्टिमेट लगाया। यदि मैं इसको डायग्राम से दिखाऊं तो ये आपके यहाँ पर जो टाइम पीरियड है और यहाँ पर क्या है बच्चे, इनकम है। और हमने कहा कि जैसे 2025 में इनकम क्या होनी चाहिए, 10,000 होनी चाहिए, यहाँ तक जानी चाहिए। ये हमने फोरकास्ट कर लिया। लेकिन क्या ये फोरकास्ट ठीक है, इसके लिए हमें एक मॉडल सेट करना पड़ेगा, हम एस्टिमेट लगा के देखेंगे। ये आप लोगों को पता है, ये हमारा जो मॉडल है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारी जो इनकम है वो एस्टिमेटेड इनकम इसमें देखी जाती है। एस्टिमेटेड इनकम निकालते हैं, हम देखते हैं कि जो ये टोटल इनकम है इसमें से इतनी इनकम तो क्या हो रही है, इतना पार्ट ऑफ द इनकम तो क्या हो रहा है, एस्टिमेट हो रहा है। लेकिन ये जो पार्ट ऑफ इनकम है ये एस्टिमेट नहीं हो रहा है। तो जो पार्ट ऑफ इनकम एस्टिमेट्स नहीं होता वो हो जाता है रेजिडुअल सम ऑफ स्केयर। दिस इज नोन एज रेजिडुअल सम ऑफ स्केयर। जितना ज़्यादा, और ये है टोटल, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है टोटल जो है टोटल सम ऑफ स्केयर, जिसको आपको टोटल एस्टिमेट करना है। यदि आप एस्टिमेट निकालते और ये आपका लाइन इस तरह से आ जाती तो इसका मतलब क्या था कि जो आपका RSS है वो है ही नहीं, टोटल SS और RSS दोनों क्या हैं, मतलब कि सारा का सारा जो भी जो रेजिडुअल था वो क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। यदि रेजिडुअल सम ऑफ स्केयर जितना मिनिमम होगा, मॉडल आपका उतना ही अच्छा वहाँ पर क्लियर होगा। तो यही बात मैं आपको यहाँ समझाना चाह रही थी कि आर स्केयर की जो वैल्यू है वो 1 - RSS अपॉन TSS करके निकाली जाती है। ये जितना, यदि ये 0 होगा, यहाँ पर आपके पास RSS होगा ही नहीं, ये 0 होगा। यानी कि जो भी आप एक्सप्लेन फोरकास्ट कर रहे हैं वो सारा एस्टिमेट हो जाता है, तो आर स्केयर की वैल्यू 1 आ जाती है और जो मॉडल आपने सेट किया हुआ है वो मॉडल आपका बहुत अच्छा मॉडल बन जाता है, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन इस मॉडल में जैसे कुछ आपके कुछ वीकनेसेस हैं। पहली वीकनेस तो क्या कहता है कि ये जो मॉडल है आपका, मैंने आपको शुरू में बताया था, इन सैम्पल फोरकास्टिंग होती है और दूसरी आउट सैम्पल फोरकास्टिंग होती है। तो ये जो मॉडल है आपका ये सिर्फ और सिर्फ इन सैम्पल फोरकास्टिंग तक ही बात करता है कि किस तरह से आप अपने आप किस तरह से एक अच्छा मॉडल यहाँ पर सेट कर सकते हो गिवन डेटा में। आगे कि इस डेटा को एनालाइज करके आगे की फोरकास्टिंग कैसे करोगे, यानी आउट ऑफ सैम्पल फोरकास्टिंग के बारे में ये मॉडल बात नहीं कर पाता है। दूसरी इसकी वीकनेस है कि जब आपको दो मॉडल्स को कंपेयर करना होगा, यानी कि एक मॉडल का आर स्केयर और दूसरे मॉडल के आर स्केयर को आपको कंपेयर करना होगा, तो कंडीशन ये होगी कि दोनों मॉडल में जो रिग्रेसर्स हैं उनके नंबर सेम होने चाहिए, आप उनके नंबर्स में चेंज नहीं कर सकते। तीसरी कंडीशन क्या है आर स्केयर के साथ कि आर स्केयर कैन नॉट फॉल व्हेन वेरिएबल्स आर एडिड टू द मॉडल, कि यदि आप अपने मॉडल में वेरिएबल्स को ऐड करते जा रहे हो
तो आपके मॉडल में जैसे जैसे वेरिएबल ऐड हो रहे हैं तो आर स्क्वायर की वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। यदि आर स्क्वायर की वैल्यू कम होने लगी मॉडल के ऐड करने से तो इसका मतलब ये है कि आर स्क्वायर एस्टिमेट्स उपयुक्त एस्टिमेट नहीं है। और फोर्थ है लास्ट में, आई थिंक 3 ही इसकी क्रिटिसिज्म दी हुई है। ठीक है, ये 3 इसकी क्रिटिसिज्म कह सकते हो या वीकनेस कह सकते हो कि ऐसा होता है कि आर स्क्वायर, आप लगता है कि आर स्क्वायर एक अच्छा क्राइटेरिया है मॉडल को सिलेक्ट करने का, लेकिन इसमें ये 3 प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसलिए आर स्क्वायर को छोड़कर दूसरा क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है विच इज़ नोन एज एडजस्टेड आर स्क्वायर क्राइटेरिया, जिसको हम एडजस्टेड आर स्क्वायर क्राइटेरिया के नाम से जाने जाता है। ये दूसरा हमारा एडजस्टेड आर स्क्वायर क्राइटेरिया को इस तरह से दिखाया जाता है। दिस इज़ एडजस्टेड आर स्क्वायर क्राइटेरिया। इसमें भी बच्चे आपको सिर्फ एक फॉर्मूला दिया, क्योंकि मैंने बताया था कि आर स्क्वायर को छोड़कर बाकी जो भी क्राइटेरिया होंगे उसमें पेनल्टी लगती है। पेनल्टी किस फॉर्म में लगती है वो मैं बता देती हूँ। इसका फॉर्मूला होगा एडजस्टेड आर स्क्वायर का 1 - 1 आर स्क्वायर n-1 अपॉन में n-k। तो यहाँ पर बच्चे जो ये n-1 अपॉन n-k है, ये पेनल्टी लगी हुई है, यानी कि इस चीज़ से इसको क्या कर दिया है, फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, और n माइनस नंबर ऑफ सैंपल है n, और क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको याद होगा, हमने सैंपल्स में देखा था, टेबल्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये दी हुई है कि जो n-k का जो रहता है ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हम n-1 अमाउंट अपॉन में n-k अमाउंट से यदि हम अपने इस फॉर्मूला को, इस गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आ जाती है। एडजस्टेड आर स्क्वायर में आपको सिर्फ इतना ही लर्न करना होगा, बस यहाँ पर आपको ये देखना है कि यदि एडजस्टेड आर स्क्वायर आपका आर स्क्वायर से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जब आप अपने सैंपल में एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड कर रहे हो, एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड कर रहे हो, तो उससे आपके मॉडल पर कोई हार्म नहीं हो रहा है, कोई भी हार्म आपके मॉडल में नहीं हो रहा है, आपके मॉडल की एफिशिएंसी में कोई कमी नहीं आ रही है। और इसका इन्वर्स हो जाएगा यदि आपका आर एडजस्टेड आर स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर है और आप एक्स्ट्रा मॉडल ऐड करते हैं, तो एक्स्ट्रा मॉडल ऐड करने से आपका जो एस्टिमेशन है वो ख़राब हो जाएगा, वो एक एक्यूरेट एस्टिमेशन नहीं होगा। तो एडजस्टेड आर स्क्वायर की ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, बस इसको क्या कर दिया जाता है, इस फॉर्म में लिखा जाता है, क्योंकि इसमें पेनल्टी को साथ में इंक्लूड किया जाता है। पेनल्टी इसलिए लगती है जब भी किसी वेरिएबल को बढ़ाया जाता है, रिग्रेसर को बढ़ाया जाता है, तो गुडनेस ऑफ फिट सेक्रीफाई करनी पड़ती है, उसको कंपनसेट करने के लिए पेनल्टी लगानी पड़ती है। फिर इसको सोल्व किया जाता है। सोल्व करने के बाद यदि आपका एडजस्टेड आर स्क्वायर से ज़्यादा आ जाता है तो आप समझ लें कि आप अपने मॉडल को इस मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हो और इसमें एक्स्ट्रा वेरिएबल को भी इंक्लूड कर सकते हो। और यदि कम आता है तो आप मॉडल को सिलेक्ट तो कर सकते हो लेकिन इसमें एक्स्ट्रा वेरिएबल को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो आपका जो ये एडजस्टेड आर स्क्वायर है ये भी सिर्फ और सिर्फ इन सैंपल फोरकास्ट में हेल्पफुल रहता है, आउट ऑफ सैंपल फोरकास्ट में इसका यूज़ नहीं होता। अब तीसरा था बच्चे एकाइक इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया। एकाइक इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया ये क्या कहता है, जिसको AIC के नाम से जाना जाता है। इसका आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा बच्चे। इसमें भी पेनल्टी होती है, ये 2K/n है, जो ये क्या है, पेनल्टी लगी हुई है, और यहाँ पर ये इन है यानी कि लॉग रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये फॉर्मूला है। सॉफ्टवेयर से इस फॉर्मूलाज में वैल्यूज़ रखी जाती हैं और फिर इसको एस्टिमेट करके देखा जाता है। जैसे हमने पढ़ा कि आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर जितने ज़्यादा होंगे उतना मॉडल अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर जितना ज़्यादा AIC की वैल्यू कम होगी मॉडल उतना ही बेटर होगा, मॉडल उतना ही अच्छा होगा। तो AIC की ओवरऑल वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए। इसको हम इस फॉर्मूला में सेट करते हैं और वैल्यूज़ रखते हैं। लेकिन जो AIC आपका जो मॉडल है ये ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है, आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर से ज़्यादा प्रेफर्ड किया जाता है, क्योंकि ये इन सैंपल एंड आउट सैंपल दोनों तरह की फोरकास्टिंग में हेल्प करता है।
उसके बाद आता है आपका 4th नंबर का SIC क्राइटेरिया विच इज़ नोन एज स्वार्ज, यहाँ पे स्वार्ज इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया। तो ये जो है बच्चे, इसका भी आपको फॉर्मूला याद करना है। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसको लॉग फॉर्म में भी दिखाया जाता है। log SIC इज इक्वल टू K/N log N प्लस log RSS/N। यहाँ पर ये पूरा का पूरा आपका क्या है, पेनल्टी है। यहाँ पर ये पेनल्टी थी। तो इस फॉर्मूला में सॉफ्टवेयर से वैल्यू सेट की जाती है और सोल्व करके देख लिया जाता है। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है बच्चे, SIC जितना कम होगा आपका मॉडल उतना ही बेटर होगा, और SIC जितना ज़्यादा होगा तो आपकी मॉडल की एफिशिएंसी कम होती चली जाएगी। तो ये जो SIC है, इसको भी सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही सोल्व किया जाता है, और SIC भी R-स्क्वायर और एडजस्टेड R-स्क्वायर से ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि ये भी इन सैम्पलिंग और आउट ऑफ सैम्पल फोरकास्टिंग दोनों तरह की फोरकास्टिंग में हेल्प देता है। तो आपको सिर्फ यही आपके पेपर में लिख के आना है जो आपको समझ आया है। बाकी मैं इसकी PDF भी आपको शेयर कर देती हूँ।